Good morning, students. So this is your fifth class on heat transfer. So let's start. We are already discussed about the teaching and examination scheme. Then after the syllabus of the subject, the first chapter was a Fourier's law, conduction, and in this chapter, the very important topic is the Fourier law. And I think you all know that the rate of heat transfer Q is directly proportional or is proportional to negative sign of temperature gradient and area of cross section. ठीक है, तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है. Then after we are discuss about the thermal conductivity of a material, their properties, and after that we are studied about the thermal resistance, from where we are analog the Ohm's law and the Fourier's law. Okay, then we have solved some numericals. After that, we are in the derivation section, from where we are derived heat generation conduction equation in Cartesian coordinate system. Okay, so then we are discuss about the heat conduction equation in the cylindrical coordinate system, and today's topic is the heat. Today's topic is a general heat conduction equation for spherical coordinate system. Okay, so let's start. Before start this topic, we have to read some basic concept. First one is the when we are see in 2D uh, two-dimensional analysis, uh, and at that analysis we are observed that it is a x-axis and this is the y-axis. So if we create some hypotenuse or say some reaction between x and y, then and this is called r. So by the Pythagoras theorem, we are all know that if it makes an angle of theta, so the angle between the resultant and the component uh, from where the theta angle made is made of cos theta. ओके, और से क्लियर. मतलब मैंने क्या बोला कि जो रिजल्टेंट आर होगा वो जिस भी बेस से एंगल बनाएगा, आइदर इट मे बी मेड फ्रॉम वाई एक्सिस और इट मे बी फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो हमारा कॉस थीटा होता है. अब ये कैसे होता है तो इसके बारे में आप बेसिक याद कर लीजिए. तो बेसिक फॉर्मूला है आपके पास कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो इट इज़ द परपेंडिक बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो हमारे पास जो बेस है वो है एक्स और हाइपोटेनस जो है वो है आर. तो अगर आर की मतलब एक्स की वैल्यू देखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, इट इज इक्वल टू आर कॉस सॉरी आर कॉस थीटा. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू देखना चाहूँगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज इक्वल टू आर साइन थीटा. बात समझ में आ गई. चलिए अब इसी बेसिक फंडे को लेके हमें अब थ्री डायमेंशनल में एनालिसिस. तो थ्री डायमेंशनल में एनालिसिस करते वक्त हमें एक थ्री डी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. तो मैंने ये एक थ्री डी स्ट्रक्चर बनाया और यूनिवर्स में मतलब ये थ्री डी स्ट्रक्चर में यूनिवर्स में कोई एक पॉइंट को मैं उठाऊंगा और इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ आर. ठीक. अब ये जो आर जो है वो जब नीचे की ओर गिरेगा, ठीक है, तो ये कहीं एक जगह पे पॉइंट आउट होगा और ये जो पॉइंट आउट होगा तो इसके बेस में जब हम इसका पॉइंट आउट फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों जो है वो एंगल है. ठीक. और अगर ये दोनों एंगल हैं और हमारा जो एंगल बन रहा है वो इसके पास बन रहा है, जो अगर मैंने इसको थीटा नाम दिया तो देखो एंगल ये हमारा रिजल्टेंट है और अब एंगल यहाँ बन रहा है तो यहाँ बनेगा तो ये हो जाएगा आर साइन सॉरी आर कॉस थीटा. बराबर है. अब एंगल ये बनाया ये आर कॉस थीटा और इसके साथ जो 90 डिग्री का एंगल होगा जो वाई एक्सिस जो होगा है, तो वाई एक्सिस यहाँ पे साइन को डिनोट करेगा
तो इसी तरीके से यहाँ पे वाई एक्सिस अगर इसको साइन को डिनोट करेगा तो हमारा जो एंगल बनेगा, एक सेकंड, हमारा जो एंगल बनेगा वो बनेगा, ये होगा आर साइन थीटा। बात समझ में आई? चलिए, इस बेसिस पे अब अगर मैं इस पॉइंट को एनालिसिस करूं तो एनालिसिस में ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जब मैं थीटा को मूव कर रहा हूँ, ये देखो थीटा ऐसा मूव हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ की वैल्यू क्या है? तो ये लेंथ की वैल्यू आपने अभी है आर साइन थीटा लिखा है, ठीक है। तो ये जो थीटा है तो अब ये एंगल बना रहा है कहाँ से? फाइव से। तो ये वाला जो पार्ट आएगा वो ऐसा मूव होगा, क्लियर? मतलब एक लाइन इस तरीके से मूव होगी और दूसरी लाइन इस तरीके से मूव होगी। चलिए, अब दोनों में पॉइंट आउट करते हैं। तो ये एंगल थीटा है और ये आर रेडियस है। तो ये जो आर्क होगा, ये आर्क की वैल्यू होगी आर इंटू डी थीटा ले लो, एलिमेंट्री एलिमेंट्री एरिया की वजह से, एंगल की वजह से। और इसी तरीके से अगर ये लेंथ ऑफ आर्क की बात करें तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा इंटू डी फाइव। क्लियर है? अब यही चीज को हम लोग ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। कैसे इंट्रोड्यूस किया? तो ये देखो, अगर ये वैल्यू इस पॉइंट की बात कर रही हूँ तो इसकी वैल्यू हमने डी आर लिया, ठीक है। अब डी आर जो ये ऐसा मूव कर रहा है, ये देखो, देख रहा है ये दोनों एज इट इज मूव कर रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट हुआ तो ये वैल्यू हो गई क्या? आर साइन थीटा डी फाइव। और अब ये वाला जो मूवमेंट आएगा तो ये हो जाएगा आर इंटू डी थीटा। क्लियर? सारी वैल्यू समझ में आ गई? चलिए, तो अगर ये समझ में आ गया है तो इसके बेसिस पे हमें अगेन वही a प्लस बी इज इक्वल टू सी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें a निकालना है। तो मैंने जब a निकाला तो a, देखिए, हीट फ्लो थ्रू आर थीटा प्लेन। तो आर थीटा बोला है तो फाइव गायब है, इसलिए मैंने क्या लिखा? हीट इनफ्लक्स क्यू फाइव इज इक्वल टू माइनस के। अब आर के लिए डी आर हो गया और फाइव के लिए आर डी, सॉरी थीटा के लिए आर डी थीटा हो गया। डेल टी अपॉन, अब जो बचा हुआ वाला वो वाला, तो ये हो गया आर साइन थीटा डेल फाइव इंटू डी टाउ। इसी तरीके से हीट इनफ्लक्स क्या हो गया? तो थीटा प्लस डी थीटा मीन्स डी क्यू फाइव प्लस डेल अपॉन आर साइन थीटा डेल फाइव ऑफ क्यू फाइव इंटू आर साइन थीटा डी फाइव। अब बोलोगे सर इसका मतलब नहीं समझ में आया। तो जैसे आप यहाँ पे हमेशा क्यू एक्स लिखते थे, सॉरी डी एक्स लिखते थे, तो डी एक्स क्या था? तो यहाँ पे जो डेल एक्स था वही यहाँ पे डी एक्स होता था। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे आपने आर साइन थीटा डेल फाइव लिखा है तो यहाँ पे आर साइन थीटा डी फाइव लिखा है। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे डेल वर्ड यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे डी वर्ड यूज कर रहा हूँ। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स है, इसलिए डेरिवेटिव में डी एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, इसलिए यहाँ पे डेल एक्स आ जाएगा। चलिए, तो नेट हीट एक्यूमुलेटेड कितना हुआ? तो इनफ्लक्स माइनस इफ्लक्स। अब इनफ्लक्स माइनस इफ्लक्स में आपको पहले ही पता है कि ये जो क्यू एक्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस टर्म ऑफ ये पूरा टर्म बचेगा। और अब मैंने क्या किया? क्यू एक्स को ओपन किया, मतलब ये सारी वैल्यूज, ये वाली जो वैल्यूज थी उसको वहाँ पे उठा के रख दिया। जब रखा तो क्या आया? माइनस वन बाय आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाइव ऑफ माइनस के डी आर आर डी फाइव वन बाय आर साइन थीटा डेल टी अपॉन डेल फाइव इंटू डी टाउ आर साइन थीटा डी फाइव। क्लियर? अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये, अब पहले यहाँ पे देखिए आपका कैंसिल आउट भी हो रहा है। तो ये जो टर्म है और यहाँ पे जो ये टर्म है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस वजह से ये वाला टर्म बाहर चला गया। तो बचा क्या? तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। ये बचा के इंटू डी आर आर डी फाइव। अब देखो यहाँ के बाद आप रुक गए। अब इस वाले टर्म को अंदर इंट्रोड्यूस करो। तो अंदर जब इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल फाइव स्क्वायर इंटू डी टाउ। ये क्लियर? अब
अगर आपको याद होगा तो आपने हमेशा लिखते थे डी एक्स डी वाई और डी जेड, मतलब आपके पास वॉल्यूम आना ही चाहिए। तो लेकिन आपने यहाँ पे देखा कि वॉल्यूम में डी आर है और डी थीटा है, लेकिन डी फाई नहीं है। तो मुझे क्या करना है, तो एक डी फाई को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फाई को इंट्रोड्यूस किया, तो ये आर साइन थीटा डी फाई इंट्रोड्यूस ऊपर हुआ और एज इट इज नीचे हुआ। तो ऊपर और नीचे जब मैंने मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड में दोनों में रखेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा और एक आर साइन थीटा डी फाइव ऊपर रहेगा। बात समझ में आ गई? चलिए इसी तरीके से आर इन आर डैश फाइव कर लेते हैं। तो आर डैश फाइव में गायब क्या है, थीटा, इसलिए क्यू थीटा इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी आर इंटू आर साइन थीटा डी फाइव इंटू डेल टी अपॉन आर डेल थीटा डी टाउ। सिमिलरली इनफ्लक्स में जो मतलब उसका इनफ्लक्स वाला पार्ट आता है वो आएगा। और जब मैं एक्यूमुलेटेड या मतलब अल्टीमेटली नेट निकालूंगा तो नेट निकालने पर दोनों का मैं माइनस करूंगा, तो अल्टीमेटली मेरी जो वैल्यू आ रही है, जब मैं ये 2x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूंगा तो हो जाएगा माइनस डेल। अब माइनस से माइनस प्लस कर देते हैं, तो डेल अपॉन आर डेल थीटा के डी आर इंटू आर साइन थीटा डी फाइव डी टी डेल टी अपॉन आर डी डेल थीटा इंटू डी टाउ आर डी थीटा। अब जो कांस्टेंट टर्म है फिर से बाहर निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट टर्म में मेरे पास के था, यहाँ पे आर है, तो के अपन आर यहाँ पे आ गया। अब डी आर आर साइन थीटा डी आर आर, अब देखिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंसिएशन है, इसलिए साइन थीटा को हमें अंदर लेके जाना पड़ेगा, ये डेरिवेटिव वाला पार्ट है। तो अगर ये चला गया तो यहाँ बचा आर इंटू डी फाइव, तो आर इंटू डी फाइव। अब बाहर से हमारे पास आर इंटू डी थीटा रह गया और ये आर आ गया। सेम टर्म्स डिफ्रेंसिएशन ए इंटू बी का, तो ए इंटू बी का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा, ये देखो इसने इसको एक्सटेंड मतलब इसने सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, इसने क्या किया, इसको एज इट इज मेंटेन रख दिया। और जो मेरे पास यहाँ पे मिसिंग था, क्या मिसिंग था, यहाँ पे मुझे एक साइन फाई चाहिए था, तो मैंने सॉरी साइन थीटा चाहिए, तो वो साइन थीटा मैंने यहाँ पे एक मल्टीप्लाई किया और एक डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ के डी आर आर डी थीटा, ये वाला आर डी थीटा आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और एक साइन थीटा नीचे आ गया और ये एज इट इज टर्म रह गया और इसने इक्वेशन नंबर 2.26 किया। सिमिलरली हीट फ्लो इन थीटा फाइव प्लेन, मिसिंग क्या है, तो आर, तो क्यू आर इज इक्वल टू माइनस के इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डेल टी अपॉन डेल आर इंटू डी, सॉरी यहाँ पे डी टाउ लिखा हुआ है ना, ये बुक की मिस्टेक। और इफ्लक्स जो है वो होगा क्यू आर प्लस डी आर इज इक्वल टू क्यू आर प्लस डेल अपॉन डेल आर ऑफ क्यू आर डी आर। चलिए अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपली मल्टीप्लाई में वही माइनस माइनस प्लस हो गया, जो कांस्टेंट टर्म्स था बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद हमारे पास अंदर क्या बचा, तो ये आर और ये आर स्क्वायर हो गया डेल टी अपॉन डेल आर इंटू डी टाउ। अब डी जो हमारा जो फॉर्मूला बनता है, ये देखिए इसने फिर से वही किया, इसने टच नहीं किया, अंदर जाने की उसने जरूरत नहीं की, एज इट इज वो वाले टर्म को उसने बाहर ही खड़ा कर दिया। अब मुझे क्या क्या चाहिए था, तो मुझे यहाँ पे एक डी आर चाहिए था और एक आर यहाँ पे चाहिए। ये देखो डी आर तो हमारे पास है, तो मुझे यहाँ पे एक आर चाहिए और मुझे एक आर यहाँ पे चाहिए, तो दो आर चाहिए। तो अगर मैंने ये दो आर का मल्टीप्लाई किया तो दो आर का मेरे को यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए ये आर स्क्वायर यहाँ पे introduce कर दिया। बस जो कॉमन चीज़ें थी उसने उसको बाहर निकाली और जो अनकॉमन था उसको उन्होंने यहाँ पे बाहर में खड़ा कर दिया। अल्टीमेटली सेम रूल्स बी के साथ भी, heat generated within the element Q into the volume at any instant of time, or energy stored in the element is equal to mass of the mass of the system into specific heat into rising temperature at any instant of time.
तो मैंने जब a प्लस बी इज इक्वल टू सी किया तो मुझे ये यहाँ से ये और यहाँ से ये कॉमन था, इसलिए सारी चीज़ें निकल गई। तो जो बचा वो आपको पता है, आप दो बार से करते आ रहे हैं कि ये जो है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा और इसके डिवाइड में आ जाएगा। और बाद में आपको पता है कि रो सी अपॉन के, सॉरी के अपॉन रो सी इज इक्वल टू अल्फा होता है, तो रो सी अपॉन के इज इक्वल टू 1/अल्फा। दिस इज कॉल्ड हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, बस उसके बाद उसमें केसेस लिखे हैं क्या, कि इन केस देयर आर नो हीट सोर्स प्रेजेंट एंड हीट फ्लो इज स्टडी एंड वन डायमेंशनल, देन तो देन क्या होगा, तो 1/r² इंटू d/dr ऑफ r² इंटू डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू। ओके, इसी के साथ आपका जो मेन डेरिवेशन वाला पार्ट था वो आज तक। अभी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे